गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों लास्ट टाइम आपने ना हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टडी किया था। आज उसमें से हमारे पास कुछ आप ये बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको अपने स्टडी करेंगे, वन बाय वन उनको कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर में मैथमेटिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा आपके पास दैट इज़ द एवरेज, जिसे हम कहेंगे एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो जैसे कि अपने ने क्या किया था शुरुआत में, जैसे कि प्राइमरी कॉइल जो थी ट्रांसफार्मर की, उसको अपने ने एक साइनोसॉइडल वेव जो थी वो इनपुट जो थी वो की थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसकी, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम निकालते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी उसकी। तो वो वैल्यू हमने कुछ कंसीडर की थी, जैसे कि सपोज कर लो हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास इनपुट में जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी। तो हम उससे जैसे अपने अगर V1 माना तो V1 मान लेते हैं, कुछ भी अगर कंसीडर किया है तो एक बार मैं यहाँ पे इसको V लेके चल रहा हूँ, दैट इज अ VM, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VM साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा टी आपको ओमेगा टी को अपने रिप्लेस किससे किया है, थीटा से किया, मतलब दैट इज अ एंगल। ठीक है, तो जहां पे हम यहां से ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो VM है दैट इज बेसिकली द पीक वोल्टेज। ये आपके पास क्या थी, पीक वोल्टेज, जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं वोल्टेज की, दैट इज द पीक वोल्टेज, और उसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं किसकी, वोल्टेज की। ठीक है, तो उसके बाद अपने ने जो आउटपुट हमें मिला, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द ये तो सारी ये वोल्टेज कौन सी, जो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे टी जो वेरी करेगा टाइम के साथ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL। अब यहाँ पे देखो कि वैल्यू हमारे पास दो बार इसकी वैल्यू जो है लोड रेजिस्टेंस पर जो है हमारे पास दो कंडीशंस में आ रही थी, जब डायोड आपका कंडक्ट कर रहा था, जब डायोड आपका कंडक्ट नहीं कर रहा था। जब आपका डायोड कंडक्ट कर रहा था एक्चुअल में वैल्यू हमें तभी मिल रही थी, डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था तब हमारे पास वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि V0 की जो वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ से आप लोगों ने ध्यान में रखना है, V0 की जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर थी, VN साइन ओमेगा टी, या इसे हम VM साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा। मतलब सेम वैल्यू जो हमने इनपुट में अप्लाई किया वही आपको क्या कर रहा है, आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन ये कंडीशन आपको कब मिल रही, जब आपका थीटा जो है वो 0 से लेकर कहां तक था बच्चों, फर्स्ट हाफ में ना 0 से लेकर कहां किसके बीच में था, आपकी वैल्यू पाई के बीच में थी। ठीक है, लेकिन जैसे हम नेगेटिव हाफ में जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर। और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, पाई से लेकर, आप बोल सकते हैं पाई से लेकर 2 पाई के बीच में जो है इसकी वैल्यू जो है 0 आती थी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट की थी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी, आउटपुट वोल्टेज जो थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी। ठीक है, सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ में ही रेक्टिफिकेशन मिल रही थी, नेगेटिव हाफ में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मिल रही थी। तो बच्चों हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू हम बेसिकली कैसे निकालेंगे, जो एवरेज इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास, मतलब VDC बोल सकते हैं, डीसी आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हैं, या एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हैं, वो हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कि जो आपने ये यहाँ पे देखो कि एरिया अंडर द कर्व, और इसका हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, तो बेस यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा कि कंप्लीट सर्कल के लिए आपके पास जो वैल्यू आती है, जैसे आपके पास ये वेव है, ठीक है, ये वेव की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, T रहेगा। और अगर एंगल की फॉर्म में बात करता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर आती है, 2 पाई के बराबर आती है। तो या T की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, या 2 पाई की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व आपके पास, ठीक है, ठीक है, ओवर द फुल सर्कल, ये किसके लिए होगा, ओवर द फुल सर्कल, ओवर द फुल साइकिल। ठीक है, पूरे साइकिल के लिए हम बात करेंगे। देखो लेकिन हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यू आ रही है सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आ रही है, लेकिन हम पूरे के पूरे इस साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 0 से लेकर पाई तक प्लस पाई से लेकर 2 पाई तक, इसकी वैल्यू को इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कुछ, देखो V0 0 टू लेकर आपका कितना लिया,
पाई लिया और वी नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने, वी नॉट। अब यहाँ से देखो कि अगर हम इसकी वैल्यू को अगर मेजर करना चाहें तो हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लो कि स्मॉल आपने कोई पार्ट कंसीडर किया, तो ये वैल्यू आपकी डी थीटा होगी और ये वैल्यू बच्चों आपकी इसके बराबर होगी वी के बराबर, जो वी नॉट हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग होता है, इसको डी थीटा के साथ लिख सकता हूँ। प्लस आपके पास सेकेंड हाफ कौन सा गया, ठीक है, वो गया पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, अगेन इसकी वैल्यू वी नॉट और डी थीटा। डिवाइड में हम किससे कर देंगे, 2 पाई से कर देंगे या टी से कर दो। बेस जो है कंप्लीट सर्कल के लिए आपके पास जो बेस बनेगा यहां से यहां तक कितना बनेगा, टी बनेगा या 2 पाई बनेगा, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर पाई के बीच में वी नॉट की वैल्यू तो ये रही, लेकिन 0 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये फैक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वी एम, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, डिवाइड में आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई के बराबर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर पाई के बीच में। अब देखो वी एम आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वी एम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन थीटा की कितनी होगी, माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे पाई और 0। तो देखो पाई की जब वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा के लिए पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, 0 के लिए 1 होगी। तो जब ये पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास किसके बराबर आएगी, यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं वी एम, ठीक है, आपके पास कितना बचेगा, वी एम 2 पाई, और यहां पे इसकी वैल्यू पुट की तो -1 क्लियर, -1 और -1, तो -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस से 2 कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 बनेगा, 2 से 2 भी कैंसिल। तो इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज वी एम अपॉन में पाई आएगी। दैट इज द डीसी वोल्टेज, दैट इज द एवरेज और अ डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो डीसी आउटपुट की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके बराबर आई, वी एम अपॉन में पाई। अगर इसकी पाई की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू अराउंड हमारे पास कितनी आ जाती है, 0.318%, मतलब अबाउट जो 31% जो है आपकी डीसी वोल्टेज ये हमें करके दे रहा है। मतलब रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, लेकिन कितनी वैल्यू आपको डीसी की मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 31%। क्लियर। उसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, ठीक है, एवरेज और डीसी आउटपुट करंट, इसे नोट करें आप लोग, ठीक है। मिटा रहा हूं अब इसको, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डीसी। ये जो चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपको बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, मेमोराइज रखेंगे इनको आप लोग। एवरेज और डीसी आउटपुट करंट की बात हो रही है। अब देखो हमें करंट जो बेसिकली किस कंडीशन में मिल रहा था, जब आपका डायोड कंडक्ट कर रहा था तभी मिल रहा था। मतलब जो हमें करंट का मतलब क्या है कि करंट जो आरएल के थ्रू हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट आपको कहाँ में मिल रही थी, आरएल के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रही थी। लेकिन हमें करंट कब कंडक्ट हो रहा था, जब आपका डायोड जो है कंडक्ट कर रहा था। तो एवरेज डीसी आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, तो हम ये मान सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो करंट की वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू, किसके थ्रू, डायोड एंड आरएल, ठीक है, उसके थ्रू आपके पास जैसे आई कंसीडर कर लेते हैं तो ये आई एम साइन ओमेगा टी होगी, क्योंकि इसी फॉर्म में हम चल रहे हैं, ठीक है। आई एम साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, जहां पे आई एम जो बेसिकली क्या होगा आपके पास मैक्सिमम करंट होगा, और आई एम की वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। आई एम बेसिकली आपके पास किसके बराबर बनेगा, करंट जो बेसिकली किसके बराबर, तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी है, मैक्सिमम वी एम है, और रेजिस्टेंस कितनी होगी आपकी आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। ये होगा आपका मैक्सिमम करंट, जो कि क्या है आपके पास पीक करंट बोल सकते हैं या मैक्सिमम करंट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास इसके अबाउट आती है। अब बच्चों वैसे क्या होता है कि आरएफ की वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकते हैं, आई एम की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम वी एम अपॉन में आर एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आर एफ जो दैट इज अ वेरी मच लेस देन आर एल, आर एल के कंपेरिजन इसकी वैल्यू क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। तो अप्रोक्सीमेटली इसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं वी एम अपॉन में आर एल, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगेन हम क्या देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा कि जो एवरेज वैल्यू होगी या डीसी वैल्यू होगी तो वो अंडर द कर्व होगी ओवर द फुल सर्कल के लिए। सेम फॉर्मूला वही बनेगा हमारे पास,
कि जो आपके पास एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं या एवरेज या डीसी वैल्यू बोल सकते हैं, उसकी अगेन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ओवर फुल साइकिल डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, बेस, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, बेस। तो अगेन आपने क्या देखा था कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर पाई तक तो ये रहेगी, लेकिन सेकंड केस में इसकी वैल्यू 0। तो यहां से आप ये भी चीज लिख सकते हैं, यहां से ये भी चीज लिख सकते हैं कि आई जो होगा वो आपके पास आई एम साइन थीटा होगा, किसके लिए, जब आपका थीटा जो है वो 0 से लेकर किसके बीच में वेरी करेगा, पाई के बीच में, और आई की वैल्यू जो 0 होगी किसके लिए, जब वो पाई से लेकर कहां जाएगा, 2 पाई के बीच में जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, 0 पर चली जाएगी। तो अगेन वैसे ही करेंगे हम, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा, 0 से लेकर पाई, ठीक है, आई डी थीटा प्लस आपके पास क्या है, पाई से लेकर 2 पाई, इसकी वैल्यू आई डी थीटा, डिवाइड में बेस कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास। तो यहां से इसकी वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू अगेन 0, यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, आई एम साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, 2 पाई, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई, सेम रिजल्ट आएगा। देखो यहां से जैसे हमने वहां पे निकाला तो वहां पे क्या निकला था हमारे पास, वी एम अपॉन में पाई, तो यहां पे क्या आएगा, आई एम अपॉन में पाई, करने की जरूरत ही नहीं है, सेम उसी तरह से हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आई एम अपॉन में पाई जो है वो आपकी वैल्यू आएगी। तो मतलब डीसी करंट हमें कितना मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.318, और हम बोल सकते हैं 31%, मतलब हमारे पास डीसी करंट कितना हमें मिल रहा है, 31% जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज वैल्यू, और आप कह सकते हैं डीसी वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो ये सेम वैल्यूज होती हैं, हमें इसको एक वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरी को सिमिलर कर सकते हैं हमने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको मिटाऊं, नोट डाउन करें इसको, चलिए। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट अब आपके पास आ जाएगा बच्चों रूट मीन स्क्वायर, थर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं अब हम, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। उसी तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी निकालेंगे, करंट की भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा कि जैसे अपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए क्या होगा आपके पास कि जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर करेंगे, देखो रूट मीन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली आपने क्या करना है, वी स्क्वायर डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना 0 से लेकर 2 पाई, और इसको डिवाइड करना है 2 पाई से। किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे इस रिजल्ट को, और इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। अगेन वही चीज होगी, देखो 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2 पाई, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज को हम यूज करेंगे। हम अपने को पता है पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, वो वैल्यू क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करके अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/2 पाई एज इट इज रहा, 0 से लेकर आपके पास कितना आ गया, पाई वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू लिख रहा हूँ वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो प्लस में लिखता अगर इसकी वैल्यू क्या लिखता, प्लस पाई टू 2 पाई लिखते अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों होगी 0, क्योंकि सेकंड केस में इसकी वैल्यू v की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। बात खत्म। यहां से अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट। तो बेसिकली आपके पास क्या बचा, 2 पाई 1/2 पाई 0 टू पाई, ठीक है, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो आपके पास वैल्यू रह गई। अब वही इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती, तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखा जा सकता है ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा लिख के जो है इसकी इंटीग्रेशन जो है वो की जा सकती है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 पाई, एक तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 पाई एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पे क्या किया वी स्क्वायर एम, ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है, और डी थीटा एज इट इज और 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन आराम से आप लोग कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं अब, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वी एम अपॉन में 2, याद रखेंगे आप लोग,
जैसे उसकी वैल्यू कितनी आई, जो एवरेज वैल्यू निकाली आपने वो वी एम अपॉन में पाई, और इसकी एवरेज, इसकी जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही वोल्टेज को, वो वी एम अपॉन में 2 है। उसी तरह अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आई स्क्वायर डी थीटा 2 पाई, सेम रिजल्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नोटेशन भी सेम रहती है। यहाँ पे क्या आई स्क्वायर एम आ जाएगा, सेम नोटेशन के साथ, यहाँ पे वैल्यू 0, सेम वैल्यू वैसे की वैसे आएगी। इसका मतलब अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट निकालता हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, आई एम अपॉन में 2 आएगा। सिंपली मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब इसको, मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा। तो ये आपके पास जैसे इसका रिजल्ट आया, उसी तरह से मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर, फोर्थ जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन आप पूरा करेंगे इसको, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ करंट आपके पास क्या आएगा, यहां से आई आर एम एस अगर वैल्यू की बात की जा रही है तो वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर आएगी, आई एम अपॉन में 2 के बराबर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आर एम एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर कर देंगे, डी थीटा अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे आई एम स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आई एम बाई 2 आएगा, जैसे यहाँ पे बी एम बाई 2 आया, ठीक है। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी बच्चों। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली क्या है, एक मेन वैल्यू यही है। हम जो भी वोल्टेज का यूज करते हैं उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती, जैसे कि अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, जैसे हम किसी साइनसोइडल वेव का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये वी एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये वी एम जो है, जैसे कि ये वेव आई आपकी, तो ये जो पार्ट है ये है बेसिकली द वी एम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का अगर किसी पॉइंट पर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, मीटर से क्या की जाती है, वोल्टेज को नोट किया जाता है कि कितनी पावर उसने वहाँ से, कितनी पावर जो है वहाँ से आई है, ठीक है। उसी के यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाला जाता है, तो वो जो मेजरमेंट होती है करंट की, वोल्टेज की, वो कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू से किया जाता है। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को से हम उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर वहाँ से क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोई चीज कितना काम इफेक्टिवली काम कर रही है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि वो क्या चीज हमें बताएगी कि आपने जो एसी इनपुट दिया, टोटल एसी इनपुट था, उसमें से कितना जो है डीसी में, यूजफुल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ, कि जो आपने टोटल एसी वोल्टेज अप्लाई की उसमें से कितना डीसी में कन्वर्ट हुआ जो कि यूजफुल है, कन्वर्ट उसने कितना यूजफुल डीसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। बेसिकली इस चीज के बारे में हमें बताएगी, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हमें क्या बताती है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल एसी इनपुट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल डीसी आउटपुट, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे हम नीटा से डिनोट करेंगे, तो ये हमें क्या बता रही है, द परसेंटेज, ये बताएगी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट एसी वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल डीसी आउटपुट वोल्टेज, कि कितना जो आपका इनपुट है, एसी इनपुट था, उसका कितना परसेंट जो है वो यूजफुल डीसी में कन्वर्ट हुआ, ये हमें बताएगी एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हुई बात। अब यहां पे जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, मतलब नीटा की जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो क्या बनती है कि डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड, ठीक है। तो क्या होगा, डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड एसी इनपुट पावर, ठीक है। एसी इनपुट पावर जो कि हम कहां से ले रहे हैं,
ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं, ठीक है। एसी इनपुट पावर फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एसी इनपुट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर हो रही बात कि आपके पास जो नीटा है वो बेसिकली तो क्या है कि कितना परसेंटेज ऑफ एसी आउट जो आपकी एसी इनपुट वोल्टेज है वो कन्वर्ट होगी यूजफुल डीसी वोल्टेज में। ध्यान रखें यूजफुल डीसी वोल्टेज कि जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास रिजल्ट कितना है 31% आया, तो उसी को बेसिकली ये बता रही है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या एसी इनपुट फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आप ये बोल सकते हैं पीडीसी डिवाइडेड बाय में पीएसी, ठीक है। अब जो आपके पास पावर होती है वो किसके बराबर होती है, उसे हम नॉर्मली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आई स्क्वायर आर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब मैं इसकी बात करूंगा किसकी, आपके पास एसी वाली पावर की बात करूंगा, तो एसी मतलब क्या कि जो शुरुआत में इनपुट दे रहे थे, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कौन सी, आरएमएस वैल्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे आई की वो कौन सी लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे, आर स्क्वायर इनटू कहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो इसका ओवरऑल जो है हमारे पास, हम जो पावर डिलीवर कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, जो पावर डिलीवर की जा रही है ये आरएमएस वैल्यू वो कहाँ से फ्लो कर रही है, आरएल से भी फ्लो कर रही है और कहाँ पे फ्लो कर रही है, आरएफ से भी फ्लो कर रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आरएफ प्लस आरएल के इक्वल आएगी। उसी तरह पीएसी की वैल्यू जो है वो किसके, मतलब डीसी पावर डिलीवर टू द लोड, तो लोड पे तो हमें सिर्फ डीसी चाहिए, तो हम किसकी बात करेंगे, आई स्क्वायर डीसी और किसकी, आरएल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से नीटा के लिए जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो किसके बराबर हुआ, पीडीसी, तो पीडीसी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई स्क्वायर डीसी आरएल डिवाइडेड बाय में कितना हो गया, आई स्क्वायर आरएमएस आरएल प्लस आरएफ के बराबर, ठीक है। अब ये जो आई स्क्वायर आरएमएस है बेसिकली ये एसी और डीसी दोनों ही करंट से बना होता है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम उस तरह से उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमने ये जो वैल्यूज जो कैलकुलेट की हुई, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की है, डीसी की वैल्यू भी, आई डीसी की वैल्यू भी कैलकुलेट की है और आई आरएमएस की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। तो हम इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, आई डीसी डिवाइडेड बाय में आई आरएमएस होल स्क्वायर आ गया इसका, आरएल डिवाइडेड बाय आरएफ प्लस आरएल। आरएफ यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आईडीसी की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी वो किसके बराबर थी आपके पास, आईडीसी के बराबर आई एम डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और आरएमएस की वैल्यू निकाली थी वो आई एम बाय 2 पाई थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखा जा सकता है, आई एम डिवाइडेड बाय पाई और इसकी वैल्यू किसके बराबर 2 बाय, ठीक है, ओवरऑल का होल स्केल आ जाएगा, आर एफ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर एल प्लस आर एफ, ठीक है। तो यहां से देखो आई एम से आपका क्या होगा, आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मली क्या बचा आपके पास 2 बाय पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, आर एल डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से कि आर एल के कंपैरिजन आर एफ जो है बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसके कंपैरिजन इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है बच्चों आपके पास वो क्या बन जाएगा, 2 बाय पाई का होल स्क्वायर और आर एल, ठीक है, आर एल और इसके कंपैरिजन हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आर एल से आपका आर एल भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आर एल से आपका क्या होगा, आर एल भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। कौन सी कंडीशन में, क्योंकि हम बोलेंगे आर एफ इज वेरी मच लेस देन आर एल, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इस कंडीशन में हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास ओवरऑल नीटा किसके बराबर बचा, 4 बाय पाई स्क्वायर। तो जो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अबाउट कितनी आती है, 40, ठीक है। तो 0.406, तो अबाउट 40% जो है इसकी एफिशिएंसी है, अबाउट 40% इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। मतलब कि जो आपने टोटल एसी वोल्टेज दी उसमें से सिर्फ वो 40% जो है डीसी आउटपुट जो है वो यूजफुल है, बाकी उसमें मतलब उसने कन्वर्ट किया। देखो हमें करंट जो मिला था बेसिकली वो करंट कितना मिला था, करंट या वोल्टेज उसने कितनी हमें डीसी जो एवरेज वैल्यू वो 31 आई, लेकिन उसमें जो यूजफुल हो रही है वो अगेन कितनी हो रही है, 40 हो रही है। उसका 31 का जो है वो 40% जो यूजफुल है, तो कितनी कम वैल्यू जो वो हमें बेसिकली यूजफुल में आ रही है। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। एक दो चीजें और है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो यहां तक आप लोग इसको करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।